मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के लिए बीता हफ्ता काफ़ी खराब रहा है। हालांकि एस्ट्रो कॉम्बिनेशन पॉजिटिव थे, लेकिन इसके बावजूद बाजार में गिरावट हमें देखने को मिली। गोल्ड यदि हम 18 जून की क्लोजिंग देखते हैं कॉमेक्स के ऊपर, तो $4245 थी और 25 जून की क्लोजिंग रही है 4096, यानी कि लगभग $150 के आसपास की इसमें गिरावट है। ये लगभग 3.5% के आसपास गोल्ड जो है वो कॉमेक्स पे लुढ़का है। MCX की यदि हम बात करते हैं तो 18 जून की जो हम क्लोजिंग देखते हैं 1,49,309 थी और ये क्लोजिंग हुई 25 जून को 1,44,162 के ऊपर। ये करीब 5147 रुपये डाउन है और ये भी लगभग 3.5% के आसपास की यहाँ पर भी गिरावट है। इसके विपरीत यदि हम सिल्वर देखते हैं तो वहाँ पर फर्क थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है। कॉमेक्स की सिल्वर की जो क्लोजिंग थी 18 जून की $66.32 थी और 25 जून की क्लोजिंग रही है $59.22 और ये लगभग $7.10 का डिक्लाइन है और अराउंड 10% के आसपास का 10.5% के आसपास का फॉल है कॉमेक्स में। यदि हम इंडिया में आते हैं, रुपी टर्म में देखते हैं तो 2,37,572 की क्लोजिंग थी 18 जून को और 25 जून की जो क्लोजिंग रही है 2,21,404 के आसपास की रही है। ये 16,168 रुपये एक हफ्ते में डाउन आया है और ये लगभग 6.25% के आसपास का जो है वो डाउनफॉल हमें नजर आता है। अब यहाँ पर रीजंस देखते हैं। यदि हम एस्ट्रो देखते हैं, सबसे पहले तो हम एस्ट्रो देखते हैं। एस्ट्रो में कर्क राशि में गुरु हैं, शुक्र हैं, बुध हैं। ये तीनों प्लैनेट तीनों ही एक राशि में, कर्क राशि सिल्वर को रिप्रेजेंट करती है, सामने मकर राशि को देख रही है जो गोल्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो कोई ऐसा बड़ा टेक्निकल एस्ट्रोलॉजिकल रीजन नहीं था कि ये फॉल आ जाए, लेकिन इसके बावजूद ये फॉल आया। इसके ऊपर खैर अभी और ज़्यादा रिसर्च करेंगे कि क्या रीज़न रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली क्या रीज़न रहा है। लेकिन यदि इस कॉम्बिनेशन का पास्ट देखते हैं, क्योंकि जब ये कैलकुलेशन दी गई थी तो इसका पास्ट देख के दी गई थी। ये कॉम्बिनेशन हर 12 साल बाद बनेगा, क्योंकि गुरु हर 12 साल बाद एक राशि इस राशि में आएंगे। तो 12 साल पहले जब ये 2014 में कॉम्बिनेशन बना था, इससे पहले 2003 में बना था, फिर 1989 में बना था और 78-79 के बीच में बना था। तो ये कॉम्बिनेशन जब जब बनता है, ये जुलाई अगस्त के आसपास बनता है। ये 48 ईयर्स का जर्नी जो है वो स्टडी किया था, उसमें दो कॉम्बिनेशन में 2 बार जो है वो काफ़ी तेजी देखी गई थी और 2 बार थोड़ा सा माइल्ड डिक्लाइन था। तो उस कैलकुलेशन के आधार के ऊपर आपको ये बताया गया था कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये तेजी वाला कॉम्बिनेशन है। और अदरवाइज शास्त्र भी कहता है कि यदि ये 3 ग्रह एक साथ आ जाए तो तेजी होती है। तो खैर शास्त्र एक बार या कैलकुलेशन कह लीजिए या ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा उसको और ज़्यादा डीप देखना पड़ेगा कि क्या डिग्रिकली रेफरेंस था, क्योंकि पास्ट रेफरेंस ये बताता था कि यहाँ पर तेजी बन सकती है, लेकिन वो नहीं बन पाई। खैर इसको आगे और रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रीज़न क्या रहा, इससे पिछले हफ्ते में जब फेड की मीटिंग थी 17 की रात को, जैसे ही फेड ने ये हॉकिश स्टैंड लिया इंटरेस्ट रेट के ऊपर कि चीज़ें जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं, आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, 2 साल की जो बॉन्ड यील्ड होती है गवर्नमेंट में वो शूट अप कर गई और डॉलर इंडेक्स शूट अप कर गया। उससे हमें जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, गोल्ड में डिक्लाइन देखने को मिला। इमीडिएटली उसी रात को ही डिक्लाइन आ गया था, लेकिन इसके बावजूद चूंकि एस्ट्रो पॉजिटिव था तो लग रहा था कि ये डाइजेस्ट कर जाएगा, लेकिन उसने डाइजेस्ट नहीं किया। फिर इस हफ्ते में भी यही स्थिति रही। आपका डॉलर इंडेक्स लगभग $102 के आसपास पहुंच गया और बॉन्ड यील्ड आपकी कूल हुई। हालांकि डॉलर इंडेक्स भी कूल हुआ, लेकिन उसके बावजूद बाजार गिरता गया। जब ये समझ आया, जब ये देखा गया कि इसके पीछे रीजन क्या है, और हम पिछले हफ्ते में देख रहे थे कि हर सुबह हम उठते थे और बाजार डाउन था, हर सुबह उठते थे बाजार डाउन था। चाइना का बाजार सुबह 6:30 बजे खुलता है, उठते ही वहां पर सेलिंग शुरू हो रही थी। ये समझ नहीं आ रहा था किसी को कि क्यों हो रही है, लेकिन बाद में ये खबर आई, ब्लूमबर्ग ने खबर दी कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड और चाइना का गुंगफा बैंक है, 2 बड़े बैंक हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को एक अल्टीमेटम दे दिया कि जितने भी सौदे आपके बुलियंस में हैं उनको 24 तारीख तक लिक्विडेट कर दीजिए, नहीं तो ये फोर्सफुली लिक्विडेट हो जाएंगे। तो इस खबर के बाद, इस नोटिस के बाद बैंकों के, क्योंकि जो जितना भी ट्रेड होता है, पेपर ट्रेड होता है, वो सारा आपका इस पे होता है, आपका लिवरेज पे होता है, पैसा आप बैंक से ले रहे होते हैं। तो बैंकों को लग रहा था कि जिस तरीके की इसकी नेचर बन गई है, वॉलेटाइल नेचर बन गई है, जो कमोडिटी 29 जून को आपको 4,20,000 पे नजर आती है, वही आपको मार्च में 1,97,000 पे आ जाती है, वही दोबारा 3 लाख अप्रैल मई में नजर आती है और फिर वो जून में गिरकर आपको लगभग वही 2,22,000 के आसपास। हालांकि 2,22,000 में भी हमारा 9% का ड्यूटी हाइक इसमें शामिल है। और ये चीज़ें जो हुई उसके बाद बैंक्स ने, चाइना के बैंक्स ने कॉल ली कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ना फंसे, इसलिए उन्होंने इसको जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा कर्व करने की कोशिश की। जैसे ये कर्व करने की कोशिश की, एक तो रीज़न था कि फेडरल रिजर्व जो है वो थोड़ा सा हॉकी स्टैंड ले रहा है। उसके बाद जब फोर्स लिक्विडेशन हुई चाइना में, क्योंकि चाइना में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा वहाँ पर ट्रेड होता है,
तो जब फोर्स लिक्विडेशन हुई चाइना में तो हमें यह गिरावट देखने को मिली। पिछले हफ्ते के वीडियो में बताया गया था कि जब गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा होंगे तो तेज होगा, और कल हमने देखा था कि थोड़ा सा इसमें तेजी आ गई, परसों ही रिकवर कर गया था। खैर परसों शाम को आए थे जब ये, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, इकोनॉमिक रीजन तो ये रहा कि ये गिरावट आई। 2-3 रीजन रहे वैसे। वॉर वाला मामला तो थम गया है, बार में हम बार बार लगातार बोल रहे थे कि वॉर अब नहीं है, यहाँ पर समझौता हो जाएगा, समझौता हो गया, वार थम गई, क्रूड डाउन आ गया, क्रूड डाउन आने से महंगाई डाउन आएगी, इवेंचुअली महंगाई डाउन आने से सारी चीजें जो फेड सोच रहा है उसी दिशा में चलती हुई नजर आएंगी, और ये सारा कुछ बुलियंस के लिए अच्छा है। वार का रुकना अच्छा है, लेकिन जो स्टैंड लिया था फेड ने, जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना हॉकिश स्टैंड हो जाएगा पहली ही मीटिंग में, वो आपका थोड़ा सा गलत हो गया, और इसमें गोल्ड सिल्वर का निवेशक जो है वो पिस गया। काफी लोग ऊपरी स्तरों पर फंस गए हैं, कुछ लोगों की लिक्विडेशन फोर्स हो गई, और गोल्ड सिल्वर कॉपर तीनों ही इसमें गिर गए। खैर अगला हफ्ता जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं, एस्ट्रो के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इवेंट के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 को वहां पर 3 जुलाई को अमेरिका का मार्केट बंद रहेगा, वहां पर इंडिपेंडेंस डे है। और एक खबर है 4 जुलाई को लेकर, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वहां पर उन्हें जूडी शेटरन है, एक आर्थिक सलाहकार, उन्हें एक सलाह दी गई थी जूडी शेटरन के द्वारा कि गोल्ड को और डॉलर को जो है वो थोड़ा सा आपस में मिला दिया जाए, यानी कि उसका जिस तरीके से निक्सन ने किया था कि डीलिंग कर दिया जाए। यदि ये डीलिंग कर देते हैं, जूडी शेटरन का ये तर्क है कि अमेरिका का डेट जो है वो काफ़ी हाई साइड पे है, यदि हम इसको डीलिंग करते हैं तो इससे गोल्ड जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, और अमेरिका को डेट संभालने में मदद मिलेगी। तो ये डेट जो बताई जा रही है, जो चर्चा में है, वो 4 जुलाई बताई जा रही है। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप निक्सन वाला काम करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है आगे, वो देखेंगे कि क्या होता है या क्या नहीं होता। लेकिन यदि वो हो जाता है तो गोल्ड अल्टीमेटली वहां से बहुत तेज भाग जाएगा। इस इवेंट के ऊपर नजर रहनी चाहिए। 4 जुलाई का इवेंट है, पता नहीं होता या नहीं होता, लेकिन डेट प्रपोज 4 जुलाई की गई है। हालांकि किसी भी तरह की ऑफिशियल कंफर्मेशन इसमें नहीं है, ये जूडी शेटरन की ही राय है। खैर ये तो एक बीच की खबर है जो चल रही है, वो आपके जानकारी में होना जरूरी है। लेकिन 30 जून को 7:30 बजे यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आएगा। ये इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर नजर रखेंगे। उसी समय यूएस जोल्ट जॉब ओपनिंग है, जॉब ओपनिंग्स का इंपैक्ट बहुत पड़ता है। 1 जुलाई को शाम को 5:45 बजे एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आएगा। 1 जुलाई की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई की डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6:30 बजे फेड चेयरमैन केविन वॉश जो है वो ईसीबी की फॉर्म पे अपना एड्रेस करेंगे। क्या वही केविन वॉश रहते हैं जो 17 जुलाई की रात को मीटिंग के बाद बोल रहे थे, या उसके बाद जो स्थितियां बदली हैं, जिस तरीके से वॉर बंद हो गई है, जिस तरीके से क्रूड लगभग 2 मार्च के लेवल के आसपास है, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी 28 को और 2 मार्च को शूट अप कर गया था, उसी लेवल के आसपास क्रूड आ गया है। तो अल्टीमेटली पूरी दुनिया में महंगाई जो है वो कम होगी। क्या जो ईसीबी के चेयरमैन हैं केविन वॉश, उनका कुछ स्टैंड उस स्टैंड से अलग होता है जो उन्होंने अपनी मीटिंग के बाद दिया था? ये बहुत समझने वाली बात होगी, क्योंकि परसों शाम को जब ये एक अन्य मेंबर का मेरे को नाम याद नहीं है, एफओएमसी मेंबर थे जिन्होंने वोटिंग दी थी, 19 में से 9 मेंबरों में वो शामिल थे जिन्होंने वोटिंग दी थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए। उनका जब स्टेटमेंट आया, उनके जब एड्रेस हुआ परसों, तो उन्होंने ये बोला कि अब स्थितियां बदल रही हैं, धीरे धीरे बदल रही हैं। तो स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, तो उनके इस सिग्नल से ही बाजार जो है वो थोड़ा सा तेज हो गया। अब यदि चेयरपर्सन या चेयरमैन आपका फेड का बोल जाएगा तो चीजें थोड़ी सी और अच्छी दिशा में चल सकती हैं। वो क्यों चल सकती हैं, एस्ट्रो क्या कह रहा है, इसके बारे में भी आगे बताएंगे। लेकिन इस इवेंट के ऊपर नजर रखिएगा, फेड चेयरमैन का एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7:30 बजे इसी दिन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 जुलाई को शाम को 6 बजे यूएस नॉन फार्म पेरोल का डाटा आएगा। फ्राइडे को यूएस का मार्केट जो है वो क्लोज जो है वो रहेगा। तो ये रहेगा इवेंट, ये कमर्शियल इवेंट, ये इवेंट थे, इकोनॉमिक इवेंट थे। एस्ट्रो क्या कहता है, एस्ट्रो में अगले हफ्ते क्या है, बड़ा क्या है? एस्ट्रो में 29 जून को 11:09 पर मरकरी कर्क राशि में रेट्रो हो जाएंगे। यदि हम शास्त्र को देखते हैं तो शास्त्र कहता है कि कर्क राशि में मरकरी का रेट्रो होना अच्छा नहीं है। यह क्लियर कोटेशन है कि यहां पर चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। लेकिन यदि मैं इसको चार्ट पे लेके आता हूं और मरकरी रेट्रो के पिछले 10 साल के इवेंट देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मरकरी का रेट्रो होना, हमेशा रेट्रो होना
ट्रेंड को रिवर्सल कर देता है। यदि ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो मरकरी रेट्रो होकर नेगेटिव कर देता है, यदि ट्रेंड नेगेटिव है तो मरकरी रेट्रो होकर जो है वो उसको रिवर्स कर देता है। अब इसको देखेंगे कैसे, 11:07 पे होगा ये 29 जुलाई को, 29 जून को। 30 जून का कैंडल देखिएगा, 30 जून गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो लो हाई बनता है, यदि वो 1 जुलाई को कट जाता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दोनों तरफ देख लीजिएगा, वहां पर आपको पता लग जाएगा कि ट्रेंड किधर जाएगा। उस लो हाई को जरूर मार्क करिएगा, क्योंकि ये रात को 11:07 पे होगा, 11:05 के आसपास होगा, तो हमारा मार्केट तो बंद हो चुका होगा, हमें अगले दिन का ही कैंडल लेना पड़ेगा। इसका मतलब है 30 जून का कैंडल लेना पड़ेगा। और 30 जून को एक और इवेंट है बड़ा, इसका भी हमें कैंडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि 30 जून का कैंडल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 11:07 पे राहु धनिष्ठा में आ जाएंगे, ये ट्रेंड बदलने वाला होता है अगेन, क्योंकि राहु जो है वो 23 नवंबर को सतभिषा में आए थे। सतभिषा राहु का अपना नक्षत्र है। राहु अपने नक्षत्र में हर 6 साल बाद आते हैं। हमने देखा कि 2019 में दिसंबर के आसपास आए थे, तो ये हमने कोरोना देखा था और मार्केट, पूरी दुनिया के मार्केट्स में डर का माहौल देखा था। राहु एक्सट्रीम फियर और एक्सट्रीम ग्रीड क्रिएट करवा देते हैं। अब देखिए 23 नवंबर के बाद क्या क्या हुआ है गोल्ड सिल्वर में। 23 नवंबर के बाद एक्सट्रीम ग्रीड क्रिएट हुआ, 29 जनवरी को हाई मारा, फिर नीचे पटका लाकर फिर दोबारा बॉटम बनाया, फिर मार्च में दोबारा फिर पटका, थोड़ा सा फरवरी में उठा, मार्च में फिर पटका, मार्च में आकर पटक के नीचे फिर ऊपर ले गया, फिर दोबारा नीचे आया, अब दोबारा 2,22,000 के आसपास। यानी कि जो चीज़ आपको 29 जनवरी को 4,20,000 में मिल रही थी, वो आज 2,20,000 में मिल रही है, लगभग आधे रेट के ऊपर। उसमें भी 9% ड्यूटी शामिल है जो इंक्रीज हुई है। तो ये राहु का नेचर होता है, जब राहु अपने नक्षत्र में आता है और ये अपने नक्षत्र में से निकल जाएगा। ट्रू राहु और मीन राहु दो होते हैं। ट्रू राहु 2 अगस्त को चेंज हो रहा है, ये मीन राहु 23 नवंबर के बाद का जो इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट अब 30 जून को खत्म हो जाएगा। 11:07 के ऊपर ये जो है चेंज होगा, धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा, मंगल के नक्षत्र में आएगा। तो मंगल से संबंधित कमोडिटी यानी कि कॉपर में तेजी आनी चाहिए। अब कब आएगी ये डिपेंड करेगा। ये ट्रेंड एक बार देखेंगे, 1 जुलाई का कैंडल भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये उसका लो हाई भी हम मार्क करेंगे। 2 जुलाई को जो है वो सैटर्न रेवती के सेकंड पदा में आएंगे, इस इवेंट के ऊपर नजर रखेंगे। यदि हम मून का ट्रांजिट देखते हैं, मून का ट्रांजिट धनु राशि में अच्छा नहीं होता, मकर में अच्छा होता है। और 29 जून को 1:08 पे मून आएंगे सैजिटेरियस में, यानी कि 28 जून मध्य रात्रि को। ये वीक है, यहाँ पर इसमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। 1 जुलाई को दोपहर को 1:30 बजे के आसपास मून आएंगे कैप्रिकॉर्न में, ये अच्छा होता है नॉर्मली, शास्त्र के मुताबिक तो अच्छा होता है। और यदि हम मून का नक्षत्र वाइज देखते हैं, तो नक्षत्र वाइज तो अगला हफ्ता पूरा ही वीक नजर आता है। मूला में रहेंगे केतु के नक्षत्र में, ये वीक बताया गया है शास्त्र में। 30 जून को ये पूर्वाषाढ़ा में आएंगे, ये वीक बताया गया शास्त्र में। 1 जुलाई को उत्तराषाढ़ा में आएंगे, ये वीक बताया गया शास्त्र में। और श्रवणा में भी वीक बताया गया है, धनिष्ठा में भी वीक बताया गया है। श्रवणा में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। और चूंकि 3 को बाजार बंद है, तो अमेरिका का बाजार बंद है, तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होगा। तो ये टोटल मिलाकर अगला हफ्ता ट्रेंड सेटर हफ्ता रह सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है। एस्ट्रो इवेंट 2 बड़े हैं, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना ट्रेंड सेट करेगा, और आपका राहु का अपने नक्षत्र में से निकलना एक नई दिशा की तरफ बाजार को लेकर जाएगा। ये टोटल ओवरऑल इकोनॉमिक और एस्ट्रो जो है वो कैलकुलेशन है गोल्ड और सिल्वर का। ये वीडियो आपकी जानकारी भर के लिए है, ये वीडियो आपके लिए इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो पेज को शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।